नमस्कार। कक्षा 11 स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आप परिचित हैं कि हमारी इस कक्षा में हमने स्मितानंदन पंत के द्वारा लिखी गई कविता वे आंखें का आरंभ कर दिया था। वे आंखें संबोधित की गई है किसान यानी कृषक वर्ग को, जो स्वाधीन भारत के निवासी होने के बावजूद भी सरकारी महकमे के उस ध्यान से अपरिचित हैं। यानी सरकारी महकमे के उन मुख्य पदों पर आसीन लोगों का ध्यान जो है इस पक्ष की और इस वर्ग की ओर बिल्कुल भी नहीं गया। यह वर्ग ऐसा है जो वास्तव में विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर बहुत ही अखर रहा है, दृष्टिपात कर रहा है। हमें बता रहा है कि शोषण के शिकार किसान का जीवन बहुत ही कठिन हो चुका है। स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर जितनी भी योजनाओं को निर्धारित किया जाता है उनको पूर्ण अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। और यही कारण है कि दुष्चक्र में फंसे हुए किसानों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों से निजात पाने के लिए कई अवैधानिक जो है कदम उठाने पड़ते हैं। तो वे आंखें संबोधित की गई है कृषक वर्ग को, और ये कृषक वर्ग जो है वो स्वाधीन भारत का निवासी रहा है, स्वाधीन भारत से संबंधित है। उसको इस बात का अभिमान है कि वो स्वतंत्र देश का नागरिक है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि मानो बीच मझधार में उसे अकेला छोड़कर सारा का सारा जो देश है, सारा का सारा जो विश्व है, वो कगार सदृश यानी तट की तरह किनारे तक आ चुका है। ठीक है, तो आगे देखिए कृषक वर्ग से संबंधित कौन कौन सी समस्याओं की ओर कवि हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कवि की इस कविता की खासियत क्या है? चित्रमयी भाषा, यानी वो हमारी कल्पनाओं में उन चित्रों को बिल्कुल साकार रूप प्रदान कर देते हैं, जिनका वर्णन वो अपनी कविता में शब्दों के माध्यम से करते हैं। क्या कहते हैं देखिए, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। यानी जो कृषक वर्ग है उसके लहराते हुए जो खेत है मात्र अब कल्पनाओं में ही नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी खेती के लिए उपजाऊ जमीन, अच्छे खाद, अच्छे बीज, अच्छे जो जल है वो उसको वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। कई समस्याओं से, मौसम की मार से, राजनीतिक मार से, राजनीतिक उथल पुथल से उसको सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी जो लहराते हुए फसलों का जो जीवन है वो उससे दूर होता जा रहा है, वो उन चीजों से बेदखल होता जा रहा है। क्या कहते हैं देखिए, कवि कृषक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उस किसान की आंखों में, वो जो आंखें हैं, लहराते हुए खेत, वे यानी निर्धारित है कि वो हरे भरे खेत उसके दृगों में यानी उसकी आंखों में हमेशा लहराते हुए दिखाई देते हैं, सदृश्य सजीव प्रतीत होते हैं। हकीकत में नहीं है, सिर्फ सपनों में उसकी आंखों में उभरने लगते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, और जिन खेतों की जमीनों से अब उसको बेदखल कर दिया गया है, उसको वहां से हटा दिया गया है, उसका हक जो है वहां से छीन लिया गया है, उस लहराते हुए खेतों के जो दृश्य हैं वो उसकी आंखों में उभरने लगते हैं। कैसे खेत थे वो? हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, यानी वो जो खेत है थे, उस खेत की हरियाली किसान के जीवन की हरियाली से संबंधित थी और प्रसन्नचित दिखाई देती थी, जिनके तृण तृण से, यानी किसान के जीवन की हरियाली जो है उस खेत के हरे भरे एक एक तिनके से हंसती और प्रसन्नचित सी दिखाई देती थी। लेकिन अब वो खेत किसान से छीन लिए गए हैं, उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया है। अब क्या हुआ? आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, पुत्र के साथ बहुत ही दुर्दमनीय प्रयास जो उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है, और किसान अपने पुत्र से भी हाथ धो बैठता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, यानी पुत्र के साथ क्या व्यवहार हुआ? उसके पुत्र को जो है लाठियों से मार मार कर, चोट पहुंचा पहुंचा कर उसके जीवन का अंत कर दिया गया, यानी उसको जो है मार दिया गया। इस तरह से तो जब उसे जमीन छीन ली गई, तो जमीन छीनने के विरोध में किसान के पुत्र ने क्या किया? अपनी आवाज बुलंद करी।
लेकिन उसकी आवाज को क्या कर दिया गया, वहीं दबा दिया गया। क्या कहते हैं देखिए, कवि सुमित्रानंदन पंत उसी ही किसान के दुख की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं, आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। यानी जो कृषक वर्ग है कि जब उनसे उनके हक की जमीन छीन ली गई, उसी का विरोध करते हुए जब उसके पुत्र ने आवाज बुलंद करी तो उसके पुत्र को भी मृत्यु का ग्रास बना दिया गया। कैसे बना दिया गया कि जो किसान है उसकी आंखों में, उन्हीं आंखों को संबोधित कर रहा है कवि, तो उसकी आंखों में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा जो उसका एकमात्र पुत्र था, उस पुत्र की जो स्मृतियां हैं वो ही उसकी आंखों में हर समय घुमा करती थी। हुआ क्या उसके पुत्र के साथ, कारकुन। कारकुन कौन है, जमींदारों के चापलूस। जमींदार के जो चापलूस हैं उन लोगों की लाठियों के प्रहार से जो युवावस्था में ही मृत्यु का ग्रास बन गया, अर्थात उनके लाठियों के प्रहार के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। उस पुत्र की जो स्मृतियां हैं वो किसान की आंखों में ही हर समय घुमा करती हैं। ये देखिए किस तरह से ये आंख जो है वो किसान के दुखों को सापेक्ष करती हुई, प्रत्यक्ष करती हुई यहाँ पर प्रतीत होती है और हमें उसके दुख से परिचित कराती है। और क्या दुखद उसके साथ घटित हुआ, तो कवि बताता है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की घोड़ी। कुर्क हुई यानी नीलाम हो चुकी, बरगों की यानी बैलों की, जोड़ी यानी युगल, दो जोड़े से जो बैल थे उनकी जो बैलों की जो जोड़ी थी वो कुर्क हो गई यानी नीलाम हो गई। अब किसानों पर आपको पता है जमींदारों ने और जो पूंजीपति लोग थे उनका जो ऋण था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसी ऋण को चुकाते ब्याज तक भी किसान से नहीं पूरा हुआ और उसको ब्याज को भी चुकाने के लिए किसान के घर की एक एक कौड़ी, एक एक सिक्का क्या हो गया, बिक चुका था। कभी क्या कहते हैं देखिए कि किसान जो है वो इतना असहाय रहता है कि उसने अपने सहायता के लिए किसी पूंजीपति से, महाजन से या जमींदार से कुछ रुपया उधार लिया, उसी उधारी के रुपयों का ब्याज उसे चुकाने के लिए बहुत मजबूर किया गया। तो उस ब्याज को चुकाने के लिए किसान के घर द्वार सब कुछ क्या कर दिए, बिकवा दिए गए। और जिस महाजन से जो ऋण लिया था उस महाजन ने ब्याज को प्राप्त करने के लिए उस किसान के घर में एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, अर्थात उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई। रह रह कर यानी ठहर ठहर कर, रुक रुक कर, थोड़ी थोड़ी देर बाद किसान की आंखों में फिर से जो उसके खेतों को जोतते थे उन हष्ट पुष्ट बैलों का जो जोड़ा था वो उस ब्याज को चुकाने में नीलाम हो चुका था। उनका जो दृश्य है, उनकी जो स्मृतियां हैं वो आंखों में चुभने लगती थी, अर्थात उसके आंखों को कष्ट पहुंचाती थी, अर्थात किसान उनको याद करके रोने लग जाता था। ठीक है, क्या हुआ कि महाजन के ब्याज को चुकाने के लिए किसान का घर द्वार सब बिक चुका था और उस महाजन ने अपने ब्याज को प्राप्त करने के लिए उस किसान के घर में एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। उस ब्याज को चुकाने के लिए ही किसान को अपने हष्ट पुष्ट बैलों के जोड़ों को नीलाम कर देना पड़ा और उन बैलों का जो दृश्य है, उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी जो छवि है वो किसान की आंखों में रह रहकर, रुक रुक कर कष्ट पहुंचाती है, अर्थात उसके हृदय को दुख पहुंचाती है। उजरी, उजरी कौन थी, किसान की गाय। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी जो गाय थी उस किसान के अलावा किसी और को कभी भी अपने पास दूध निकालने के लिए स्वीकृति नहीं देती थी। लेकिन अब हाय, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुखी खेती। लेकिन अब वो गाय भी बिक चुकी और
जो सुख की खेती थी, यानी उसके जीवन का सुखकारी समय था, वो सारा उजड़ गया, यानी नष्ट हो गया। अब वही जो समय है, उसकी जो यादें हैं, वो यादें ही किसान की आंखों में नृत्य करती प्रतीत होती हैं, अर्थात उसकी आंखों में दिखाई देती हैं। वास्तविकता में किसान अब सुखपूर्ण परिस्थिति में नहीं है। दोबारा देखिए कि उजरी जो गाय थी, वो किसान के अलावा किसी और व्यक्ति को कभी भी अपने पास दूध निकालने के लिए स्वीकृति नहीं देती थी। वो गाय भी क्या हो चुकी, नीलाम हो चुकी। और अब जो उसके सुखकारी दिन थे, अर्थात उसकी सुखकारी जीवन की जो खेती थी, वो उजड़ गई, नष्ट हो गई। अब उस खेती के जो दृश्य हैं, जो उसकी सुखकारी समय की स्मृतियां हैं, वो सिर्फ उसकी आंखों में ही दिखाई देती है, अर्थात उसकी कल्पनाओं में और स्मृतियों में ही रह गई है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। घरनी कौन थी? घरवाली, यानी किसान की पत्नी। स्वर्ग चली, स्वर्गवासी बन गई। आंखें भर आती, जैसे ही उसकी याद आती है, किसान की आंखें भर आती हैं, अर्थात उसको रुदन आने लगता है, उसकी रुलाई फूट पड़ती है। कैसे चली गई वो? बिना दवा दर्पण, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के। जो घरवाली थी, किसान की पत्नी थी, वो स्वर्ग सिधार गई, और उसकी जैसे ही याद आती, किसान की आंखें भर आती। और क्या हुआ? उसकी एक बिटिया थी, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और 2 दिन हुआ था उस बिटिया को जन्म लिए। दूध मुही, जिसके दूध के दांत अभी तक टूटे भी नहीं थे, उस छोटी सी बच्ची की माँ के बिना कोई देखरेख करने वाला नहीं था, और माता की मृत्यु के 2 दिन बाद ही वो बिटिया भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। दोबारा देखें, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें भर आती। कि किसान जो है, उसकी पत्नी बीमारी के समय बिना किसी दवाई और इलाज के स्वर्ग सिधार गई। जैसे ही उसकी याद आती है, किसान की आंखें भर आती हैं। और पत्नी की मृत्यु के पश्चात जो उसकी पुत्री थी, जिसके दूध के दांत अभी तक टूटे ही नहीं थे, यानी बहुत छोटी थी उम्र में, उसकी अच्छे से माँ की मृत्यु के बाद देखभाल नहीं हो पाई, और माँ की मृत्यु के 2 दिन पश्चात वो बालिका भी, वो बिटिया भी स्वर्ग को प्राप्त हो गई, मृत्यु का ग्रास बन गई। अब कौन बचा? तो अब बचा घर में पुत्र वधू, यानी बेटे की पत्नी। पुत्र वधू के साथ क्या हुआ? तो देखिए किस तरह के हालात हैं, जो एक चित्र हमारे सामने, एक खाका, एक ढांचा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जो हमारे अंदर भी रोष की भावनाओं को जागृत करता है। क्या हुआ देखिए उसकी पुत्र वधू के साथ। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू यानी पुत्र की पत्नी, ठीक है। अब किसान के घर में एकमात्र स्त्रियों में उसकी बेटे की पत्नी, अर्थात उसकी पुत्र वधू विधवा हो चुकी थी, वही रही थी, लक्ष्मी थी, और वह घर की लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातीन, लेकिन पुराने समय की यहाँ परिपाटियों या रूढ़ियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है, कि लोग उसे क्या कहते थे? पति घातीन, पति की मृत्यु का कारण मानते थे, कि ये अपने पति को खा गई, इसी की वजह से इसके पति की मौत हो गई, ऐसा उस पर लांछनीय कलंक लगाते थे। नाम तो उसका लक्ष्मी था, लेकिन वो अब विधवा हो चुकी थी, और घर में एकमात्र पुत्र वधू जो है, वो किसान के पास जीवित बची थी। लेकिन हुआ क्या? पकड़ मंगाया कोतवाल ने, उसके साथ भी कोतवाल ने उसको जबरदस्ती पकड़वा कर अपने पास बुलवाया, और उसके साथ अनैतिक कार्य किया गया। डूब कुएं में मरी एक दिन, और इस तरह अपने सम्मान को ठेस पहुंचने के कारण वह भी एक दिन कुएं में जाकर कूद गई, और मृत्यु को उसने भी गले लगा लिया। यानी कृषक वर्ग का पूरा परिवार जो है, वो तहस नहस हो गया। दोबारा से देखें, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि किसान के घर में सिवाय उसकी विधवा पुत्र वधू के अलावा और कोई भी उसके साथ देने वाला नहीं बचा था।
हालांकि उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन फिर भी गांव के लोग जो है उसे पुत्र, उसके पति की मृत्यु का कारक मानते थे, उसके ऊपर यही कलंक और लांछन लगाते थे। लेकिन यहाँ पर भी भगवान को दया नहीं आई, किस्मत को रास नहीं आया। कोतवाल ने उसी समय उसको जबरदस्ती पकड़वाकर अपने पास बुलवाया और उसके साथ अनैतिकता दर्शाई, और उसी अनैतिकता के कारण वह कुएं में डूबकर मर गई और मृत्यु को अपने गले लगा लिया। अब क्या हुआ, तो आज हमने पढ़ा कि किस तरह से कृषक वर्ग जो है किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। न केवल राजनीतिक उठापटक, बल्कि सामाजिक रूप से अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए भी उसको वहां संघर्ष करना पड़ रहा था। उसके परिवार के लोग जो है एक एक करके उसका साथ छोड़ते जा रहे थे। वो एकमात्र इस संघर्ष का अकेला पथगामी बन चुका था। वे आंखें जो हैं उसके इसी संघर्ष की एक झलक को हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जो सुमित्रा नंदन पंत की शब्द चित्रमयी विधा के द्वारा हमारे सामने परिलक्षित भी हो रहा है। इसके विषय में आगे की जानकारी हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। अगली कक्षा में आगे के 2 पद्यांशों का अनुवाद लेते हुए उसका प्रश्नोत्तर पर चर्चा भी की जाएगी। धन्यवाद आप सभी।